कानपुर कांड में विकास दुबे के गुर्गे का बड़ा खुलासा। बिकरू मुठभेड़ के बाद 2 दिनों तक शिवली में ही छिपा रहा गैंगस्टर विकास दुबे। विकास के गुर्गे से पूछताछ के बाद फरीदाबाद पुलिस ने यह जानकारी दी है। विकास के साथ पुलिस पर हमले में शामिल रहा था प्रभात। मुठभेड़ की जगह और शिवली की बात करें, दूरी अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दूरी थी सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर। 2 दिनों तक शिवली में छिपा बैठा था विकास दुबे। पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस सीमाएं सील कर चुकी थी। पुलिस लगातार यह दावा कर रही थी कि हमने विकास दुबे को पकड़ने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच लिया है, पूरी तैयारियां हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे हत्या करने के बाद 2 दिन तक घटनास्थल से सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर शिवली में छिपा बैठा रहा। किसी को पता नहीं चला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद और कानपुर की। फरीदाबाद में देखा लेकिन हाथ नहीं लगा। कानपुर की बात करें तो घटनास्थल से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर शिवली में विकास दुबे छिपा बैठा रहा। किसी को पता नहीं चला। सिस्टम लगातार यह दावा कर रहा था कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए हमने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। विकास दुबे को जाने नहीं दिया जाएगा, विकास दुबे फरार नहीं हो पाएगा। लेकिन विकास दुबे पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा या फिर इस बड़ी वारदात के बाद भी सिस्टम के अंदर का कोई लगातार किसी तरह से विकास तक जानकारी पहुंचा रहा था। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस खुलासे के बाद। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पुलिस की नाक के नीचे छिपा बैठा रहा गैंगस्टर विकास दुबे, लेकिन पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिली। दूरी की बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे जानेंगे, एक बार फिर से हैरान रह जाएंगे। बिकरू मुठभेड़ के बाद 2 दिनों तक शिवली में ही छिपा बैठा रहा था गैंगस्टर विकास दुबे और शिवली और घटनास्थल की दूरी है मात्र 4.5 किलोमीटर। अब आपको हम ग्राफिक्स मैप के जरिए दिखाने जा रहे हैं बिकरू गांव, यानी जहां 2 जुलाई की रात को मुठभेड़ हुई, और शिवली यानी वो जगह जहां विकास मुठभेड़ के 2 दिनों बाद तक छिपा रहा। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी महज 4.5 किलोमीटर है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2 जुलाई के बाद बिकरू और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस मूवमेंट देखने को मिल रहा था, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पूरा पुलिस महकमा सरगर्मी से विकास और उसके गुर्गों की तलाश में लगा रहा। कैसे यह संभव है, कैसे यह पॉसिबल है? लगातार हम सवाल खड़ा कर रहे हैं आज जनमन में कि पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ, या फिर किसी को जानकारी थी तो वो मुखबिरी की भूमिका में था। क्या सिस्टम के अंदर का कोई भी शख्स विकास से संपर्क में था, विकास को जानकारी पहुंचा रहा था? बिकरू गांव में हत्या की वारदात और उसके बाद शिवली में 2 दिन तक छुपा बैठा रहा। इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से राम मोहन शर्मा। राम, अपने आप में बेहद चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ था, पूरी तैयारी कर रखी थी, सघन चेकिंग अभियान, बैरिकेड्स लगा रखे थे। कहा जा रहा था कि हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन घटनास्थल से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है 2 दिन तक छिपा बैठा रहा। बिल्कुल, इसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। आप इस बात को समझिए दिव्यांश, इस वक्त हमारे पास ये फरीदाबाद पुलिस का प्रेस नोट है जो उन्होंने जारी किया, क्योंकि उन्होंने ही कार्तिकेय को गिरफ्तार किया है जिसका नाम प्रभात भी है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड मिली है और वो उसको कानपुर लेकर जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से दोनों पुलिस पूछताछ करती हैं। फरीदाबाद पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बाकायदा एक लाइन लिखी है और उस लाइन में ये साफ लिखा है, ये प्रभात के हवाले से, कार्तिकेय के हवाले से ये लिखा हुआ है कि फरार होने के बाद 2 दिन तक वो दोस्त के घर शिवली उत्तर प्रदेश में रहे। शिवली बिकरू गांव के बहुत नजदीक है, जैसा कि आप दिखा रहे थे, तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूरी है। हम जरा एक दफा गूगल मैप के जरिए दर्शकों को दिखा दें। आप अगर इस गूगल मैप को देखेंगे तो ये वो बिकरू गांव है जहां पे एनकाउंटर हुआ था, और इससे महज 8 मिनट की दूरी है शिवली पहुंचने की। आपको यह भी ऐसे वक्त में जानना चाहिए दर्शकों को कि बड़ा शौक था विकास को कि कोई उसको यह कहे कि वो शिवली का डॉन है,
तो वो शिवली में उसके लिंक बहुत ज्यादा थे। और ये देखिए बिकरू यहां पे गांव है, और इसको अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे तो ये शिवली है, और शिवली यहां से एग्जैक्ट 4.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कार से जाएंगे तो 8 मिनट लगेंगे, और अगर पुलिस पैदल भी वहां तक पहुंचती तो इनका गूगल मैप का यह दावा है कि 47 मिनट में, या फिर उसी रूट से जाएंगे तो 56 मिनट में आप वहां पर पैदल भी पहुंच सकते हैं। तो जो दूरी पैदल भी 56 मिनट पर है, उसमें 2 दिन तक पुलिस नहीं पहुंची, और 2 दिन के बाद जब इन आरोपियों को लगा कि वो यहां से आसानी के साथ फरार हो सकते हैं, तो फिर वो फरार हुए, फरीदाबाद पहुंचे, वहां पर गिरफ्तारी भी हुई। इसमें अब कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं। एक और मैं मैप जरा दिखाना चाहता हूं, ये दर्शकों को देखना चाहिए। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये चौबेपुर है। ये वो चौबेपुर है जो थाना है, जिस थाने के पुलिस वालों पर यह आरोप कि वो विकास का साथ देते रहे। चौबेपुर से अगर आप शिवली की दूरी देखेंगे तो तकरीबन 20 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, 16.4 किलोमीटर। अगर आप कार से जाएंगे तो 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए गूगल मैप के अनुसार। और जब पुलिस दबिश देती है तो कार की रफ्तार भी थोड़ा तेज रखती है। यानी 20 मिनट की दूरी थाना क्षेत्र से, जिस गांव में एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, उससे दूरी तकरीबन 8 मिनट की, 4.5 किलोमीटर की। और ये जो हम खबर दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद पुलिस का ऑफिशियल प्रेस नोट है दिव्यांश। और इस ऑफिशियल प्रेस नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस केस में फरीदाबाद पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। इस केस में फरीदाबाद पुलिस चीजों को घुमाएगी बिल्कुल नहीं। वो सीधा सीधा जो हुआ है वो रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक सामान्य अपराधी को पकड़ने जैसा ये घटनाक्रम है। उनसे पूछताछ में इस कार्तिकेय उर्फ प्रभात ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वो 2 दिन तक शिवली में था, और जब उन्हें लगा कि हालात सामान्य हो गए हैं, यहां से निकला जा सकता है, जब पुलिस की दबिश इलाके में कम हो गई, तब वो आसानी के साथ वहां से निकले और फरीदाबाद तक पहुंचे। कैसे उत्तर प्रदेश की सीमा पार की, यह जरूर पूछताछ में संभवतः उत्तर प्रदेश पुलिस पता कर लेगी। लेकिन यह कार्य प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस की है कि आप 4.5 किलोमीटर की रेंज में जो इलाका विकास का इलाका कहा जाता है, उसमें आखिर दबिश देने के लिए आप क्यों नहीं जा रहे। आज दावा किया गया कि बिकरू गांव का एक एक घर खंगाल लिया गया है। शिवली बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहां पर विकास के बहुत लिंक हैं, ये सब जानते थे। ये एक आम गांव वाले से आप पूछिए कि विकास सबसे ज्यादा बिकरू के अलावा कहां वक्त गुजारता है, तो वो शायद शिवली का नाम लेंगे। और मैंने शुरुआत में भी कहा कि उसको बड़ा शौक था कि कोई उसको शिवली का नेता या शिवली का डॉन कहे या पंडित जी कहे, इस तरीके के टर्म वहां पे लागू होते, लोग बार बार बोलते रहे। तो ये क्या वहां की स्थानीय पुलिस को, और ये प्रश्न खास तौर से चौबेपुर की थाना पुलिस पर है कि क्या उनका इंटेलिजेंस इतना कमजोर है, या फिर ये कहिए कि वहां के जो 55 पुलिस वाले हैं उनको लाइन अटैच कर दिया गया है उस थाना क्षेत्र से संबंधित। वहां के एसओ जो थे या सब इंस्पेक्टर थे या जो बीट प्रभारी थे, वो खुद संदिग्ध हालात में हैं, उनकी सत्यनिष्ठा पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सीओ देवेंद्र मिश्रा अपनी चिट्ठी में लिखकर गए थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर गौर किया जाना चाहिए कि चौबेपुर के जो थानेदार हैं, अगर उनकी मदद पड़ताल में पुलिस नहीं ले रही है, अगर बीट प्रभारी की मदद नहीं ले रही है, अगर संबंधित कांस्टेबल जो इस गांव को समझते हैं, इलाके को समझते हैं, उसकी मदद लेने की स्थिति में पुलिस नहीं है, तो फिर संभवतः और गंभीरता के साथ जांच करनी थी। और जो उनके विकल्प के रूप में वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें चाहे तो वो स्थानीय मुखबिरी जो तंत्र होता है पुलिस का, उसके जरिए, या फिर खुद अपने ABCD जितना भी उनके अंदर दिमाग है, उसके अंदर इतना तो ध्यान रखना था कि अगर वो शख्स बाहर नहीं भागा, क्योंकि ये भी दावा उत्तर प्रदेश पुलिस का ही है कि हमने जिले की सीमाओं को सील कर दिया, और जब जिले की सीमाएं सील हो गई तो कम से कम जिले के अंदर तो तफ्तीश की जा सकती है, कम से कम उस इलाके में जहां तक उसकी रेंज है कि वो रात के अंधेरे में भाग जा सके, उस पर तो ध्यान संभवतः दिया जाना चाहिए था। दिव्यांश जी, आपने तफ्तीश की बात की है, इसको लेकर और विस्तार से हम जानकारी लेंगे लोमस से। लोमस जुड़ गए हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ फरीदाबाद से विनोद मित्तल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करूंगा मैं लोमस का। लोमस, यहां पर मेरे सहयोगी राम ने एक बात कही, दिया तले अंधेरा। यह बात क्यों न कहा जाए इन परिस्थितियों में। शिवली में यह गैंगस्टर 2 दिन तक छिपा रहा, इतनी टीम गठित की गई थी, यूपी STF लगातार छापेमारी कर रही थी, कई थानों की पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन घटनास्थल से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर क्या जांच नहीं हुई? क्या वहां पर पुलिस की टीम नहीं पहुंची थी? कोऑर्डिनेशन की कमी थी, या फिर सिस्टम के अंदर कोई आदमी लगातार मुखबिरी कर रहा था?
बिल्कुल ये बड़ी चूक है। और आमतौर पर जो हमने रास्ता दिखाया था, जो एक्सक्लूसिव रास्ता जी उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिखाया गया था कि इसी रास्ते के माध्यम से जो विकास दुबे है वो फरार होने में कामयाब हुआ था, वो वही रास्ता था जो गांव को, बिकरू गांव को सिवली से जोड़ता था। उसी रास्ते के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो सिवली में छुपा हो सकता था। लेकिन ये बड़ी चूक है, क्योंकि जिस तरीके से जो फरीदाबाद पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया, प्रेस नोट में ये खुलासा किया गया है कि 2 दिन तक जो विकास दुबे है वो शिवली में छुपा हुआ था अपने दोस्त के यहाँ। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा फेल्यूर कह सकते हैं कि यूपी पुलिस का ये बड़ा फेल्यूर है। नहीं तो आमतौर पर जो अपराधी होते हैं वो निकल करके भाग जाते हैं, वो शहर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन जो अपराधी था विकास दुबे था वो वहीं पे छुपा रहा और जो कानो कान यूपी पुलिस को खबर नहीं लगी। आप देख सकते हैं कि आमतौर पर जो एलआईयू यूनिट होती है, जो एसटीएफ का वर्किंग स्टाइल होता है, वो आमतौर पर जो आसपास के गांव में तहकीकात करती है। लेकिन इस प्रकार का जब प्रेस नोट सामने आए तो साफ तौर पर यह संदेह के घेरे में कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं वो इनपुट लगातार पहुंचा रहे थे विकास दुबे तक, जिस कारण से विकास दुबे आराम से 2 दिन तक अपने दोस्त के यहाँ सिवली में रहा। 2 दिन तक शिवली में रहा और उसके बाद क्या हुआ ये मैं जानकारी लूंगा, ये जानकारी मैं लूंगा विनोद से। विनोद, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि शिवली टू फरीदाबाद कैसे संभव हो गया, कौन कौन इसमें शामिल था, क्या पुलिस की पूछताछ में ये तमाम बातों का सवाल अब तक सामने आ पाए हैं या फिर इनका जवाब नदारत है? सिर्फ और सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि शिवली में 2 दिन तक छिपा बैठा था गैंगस्टर विकास दुबे। बिल्कुल आपने सही कहा, शिवली में 2 दिन से छुपा बैठा था और मात्र 4.5 किलोमीटर की ही दूरी थी शिवली और पुलिस और उसकी अपराधी विकास दुबे की। कैसे पता नहीं चल पाया, सबसे बड़ा सवाल यही है। आमतौर पर जिस तरह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो पुलिस ने सारे मोबाइल नंबर और उसके रिश्तेदारों के, उसके भाइयों के, उसके दोस्तों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पे लगाया हुआ था। अब बात करते हैं फरीदाबाद पहुंचने की। फरीदाबाद जो बताया जा रहा है, हालांकि फरीदाबाद पुलिस इसका खुलकर खुलासा नहीं कर रही है। रात के समय आया है और फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पे जो सासाराम होटल है वहां सबसे पहले ये पहुंचा है अपने साथियों के साथ। जब इसको अंदाजा हुआ, काली शर्ट में था ये, बकायदा सीसीटीवी में साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है काली शर्ट में था। जब इसको भनक लगी कि भाई अब तो वह पकड़ा ही जाएगा, तो वह ऑटो में बैठकर अपने दोस्त अंकित और उसके पिता श्रवण के घर जाकर ठहर गया। पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने आज कल रात को ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अपने गिरफ्तार करने के बाद आज इन्हें पेश किया गया और पेश करने के बाद इन दोनों बाप बेटे को तो अदालत ने भेज दिया जुडिशियल न्यायिक हिरासत में, जबकि जो कार्तिक उर्फ प्रभात है उसे यूपी पुलिस को विनोद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम उस घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस घर में विकास दुबे रुका था। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, वहां पर भी रुका रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। यहां से कितनी दूर थाना है, जरा यह भी जानकारी दीजिए। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, एक रिहायशी इलाका यह नजर आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि कोऑर्डिनेशन है पूरा पुलिस के बीच, चाहे हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, छिपा बैठा रहा, कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बिल्कुल, दूरी की सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो ये दूरी है, खेड़ी पुल थाना है फरीदाबाद का, खेड़ी पुल से जो इसका घर था श्रवण का मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो गलियां जरूर थी, लेकिन अगर पुलिस से पहुंचना चाहती तो बहुत आसानी से और बहुत पहले पहुंच जाती और पुलिस को विकास दुबे को गिरफ्तार करने में सफलता मिल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लग रहा है कि फरीदाबाद में होने के बावजूद और पुलिस को पता लगने के बावजूद विकास दुबे है पुलिस की गिरफ्त से कैसे फरार हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो फरीदाबाद पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ठीक है दिव्यांश, ठीक है। राम मोहन, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान किस तरह से बॉर्डर पर पुलिस मौजूद थी, किसी भी एक शख्स को बिना पास के जाने नहीं दिया जा रहा था, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और उस वक्त लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही थी। यहां पर तो कितने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन शिवली टू फरीदाबाद तक पहुंच गया, कोई जानकारी किसी के हाथ नहीं लगी। 2 दिन शिवली और उसके बाद फरीदाबाद में भी रुकता है ये विकास दुबे। आप एक बात तो ठीक कह रहे हैं कि शिवली से फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा, लेकिन इसके साथ साथ आप फरीदाबाद और एनसीआर को अच्छी तरह समझते हैं दिव्यांश।
हर जगह पे चेक पोस्ट लगाना, हर जगह पे लोगों को पकड़ना, हर एक शख्स की चेकिंग करना, ये किसी दूसरे स्टेट के लिए उतना संभव नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए था। तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल किया जा सकता है। लेकिन फरीदाबाद का अगर इंटेलिजेंस सिस्टम दुरुस्त नहीं होता तो वो इस शख्स जिसका नाम है प्रभात उर्फ कार्तिकेय, इस तक भी संभवतः नहीं पहुंच पाते। तो इस बात के लिए मेरा ख्याल है कि फरीदाबाद पुलिस की तारीफ होनी चाहिए और जो कोऑर्डिनेशन के साथ मदद फरीदाबाद पुलिस ने की है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास, उसके दो साथी कैसे फरीदाबाद तक निकल गया उत्तर प्रदेश की इतनी लंबी सीमा को पार करते हुए। पहले कानपुर जिला पार किया, फिर जाहिर है कुछ और जिले पार किए होंगे जब वो उत्तर प्रदेश से निकलकर हरियाणा तक पहुंचे और हरियाणा में नेशनल हाईवे के जरिए पहुंचे, ये भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल है कि आप शिवली और कानपुर को ही एक तरह से सील नहीं रख पाए लंबे वक्त तक, एक जिला आपसे ठीक ढंग से सील नहीं हुआ। इस पे कानपुर पुलिस से जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप एक जिले को सील करने की बात, जैसे ही कहीं पे भी एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है और लगता है कि अगर अपराधी हावी हो रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर जिले के बॉर्डर सील किए जाते हैं, उस थाना क्षेत्र को कोशिश की जाती है कि सील किया जाए। और जिस एनकाउंटर में लोमस हमारे साथ हैं, ये बेहतर बताएंगे कि जिस एनकाउंटर में 3 से 4 थानों की पुलिस एक साथ जा रही हो, बिठूर के क्योंकि एसओबी इसमें घायल हुए हैं, ये लोमस बेहतर जानते हैं, तो वहां पर क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुलिस के एसओपी होते हैं, उसको लोमस बेहतर शायद बता सकते हैं। लोमस, ठीक है राम, मैं एसओपी के बारे में चर्चा करूंगा, बने रहिए। लोमस आप भी बने रहिए, विनोद आप भी बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे की काली कमाई की अब जांच होगी, आयकर विभाग खंगालेगा काली कमाई की कुंडली। विकास दुबे के फंड मैनेजर की अब आयकर विभाग करेगा जांच। पुलिस विकास दुबे और उसके कर्मियों की प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी तैयार करने में जुटी हुई है। विकास दुबे पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। प्रवर्तन निदेशालय भी विकास दुबे केस में अब जांच करेगा। विकास दुबे और उसके कर्मियों की दुबई से लेकर दूसरे देशों तक में करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अब तक 12 मकान और 21 फ्लैट की जानकारी मिली है। तो काली कमाई कहां से इकट्ठा की और फिलहाल कहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है, जांच में जुट गई है टीम्स। और मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है विकास दुबे पर। ठीक है, मैं अब सीधे रुख करता हूं लोमस का। लोमस, अब काली कमाई की जांच होगी, वो अपने आप में महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि गैंगस्टर विकास दुबे कहां छिपा हुआ है। एसओपी की बात कर रहे थे राम। लोमस, मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा कि जैसे ही ये वारदात होती है उसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, छापेमारी भी हो रही थी। मैं आता हूं आपके पास, पवन से पहले अपडेट ले लेता हूं। पवन, क्या अपडेट्स है काली कमाई की जांच को लेकर? निश्चित तौर पे क्योंकि जो तमाम सबूत साथ हाथ लगे हैं, खास तौर से जय वाजपेयी को लेकर के, उसके बाद जो उसका मुनीम बताया जा रहा था, उसके अलावा विकास दुबे के जो तमाम गुर्गे पकड़े गए हैं, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिली है उसमें करोड़ों की संपत्ति, बेनामी संपत्ति है, अलग अलग, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है। बैंकॉक और खास तौर से दुबई में बहुत सारी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है। उसको लेकर के ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है और जो खास तौर से आयकर विभाग है, उसके अलग एक टीम बनाई जा रही है इसके पूरे मामले को जांच करने के लिए। बेनामी संपत्ति किसके किसके नाम से है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। उसको लेकर के एक पुख्ता तौर पे टीम बना करके इसकी जांच की जाएगी और जो भी संपत्ति हो वो जब्त की जाएगी। निश्चित तौर पे ये 20 सालों से लगातार इस तरह का काम कर रहा था और बहुत सारी बेनामी संपत्तियों को अर्जित किया है। ठीक है पवन सेंगर, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और सीधे रुख करते हैं अब लोमस झा का। लोमस साहब हमें जानकारी दे रहे थे, आप लगातार एनकाउंटर की बात करें तब से लेकर अब तक हर जानकारी जुटा रहे हैं और पुलिस की जांच पड़ताल से लेकर जहां जहां छापेमारी हुई उसकी हर अपडेट आपने उत्तर प्रदेश के दर्शकों तक पहुंचाई है। इस एनकाउंटर के बाद किस तरह से पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, किस तरह से छापेमारी हो रही थी, इसको लेकर बहुत बातें लगातार बताई जा रही थी। क्या कुछ हुआ था आप बताइए। एसओपी को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में भी आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, आमतौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो पुलिस
को मालूम रहता है कि जो अपराधी है, अपराधी के पास काफी कम समय है, वो कहीं ना कहीं आसपास ही छुपा होगा। तो उसको लेकर के सारे एरिया को सील किया जाता है। जितना भी एरिया होता है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील किया जाता है और सील करने के बाद घर घर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन इस पूरे जो अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम में केवल जो बिकरू गांव था वहां पर ही सघन अभियान चलाया गया, वहीं पे चेकिंग अभियान चलाया गया, घर घर अभियान चलाया गया। लेकिन जो शिवली की बात निकल के आ रही है, शिवली का एक भी घर चेक नहीं किया गया और उसी का फायदा विकास दुबे ने उठाया और विकास दुबे 2 दिन तक अपने दोस्त के यहां रहा और आराम से वो दिल्ली की तरफ रुख कर लेता है और वहां जाकर के उसके इनपुट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो लापरवाही है पुलिस की तरफ से यहां पे देखी जा रही है और कई सवाल यहां पे पुलिस के ऊपर उठाया जा रहा है कि पुलिस को कैसे नहीं मालूम चला कि शिवली गांव में 2 दिन तक विकास दुबे आराम से छुपा हुआ था अपने दोस्त के यहां और जैसे ही उसने देखा कि मामला कुछ शांत हो रहा है उसके बाद वो यहां से निकल करके भागा। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे शिवली गांव से निकल कर भागा। कई सारे विकल्प थे उसके पास। बताया जा रहा है कि गुर्गे गाड़ी लेके खड़े थे जिस गाड़ी से वो वहां दिल्ली के रास्ते वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कई सारे यहां सवाल जो यूपी पुलिस पे उठ रहे हैं, कई सारे सवाल कानपुर पुलिस पे उठ रहे हैं कि कैसे नहीं मालूम चला। और इस तरह के जब अपराध किए जाते हैं, जब पुलिस इस अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है और घर घर चेकिंग अभियान चलाते हैं। तो क्यों केवल गांव में ही चेकिंग अभियान चलाया गया, शिवली में क्यों नहीं अभियान चलाया गया? क्योंकि शिवली से उसका पुराना ताल्लुका था। आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें एक थाने का जिक्र था, शिवली थाने का, जहां पर उसने दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी। कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। क्या इन सवालों का जवाब आएगा? बड़ा सवाल है। लोमस बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर